बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत मज़हब है और इस मज़हब ने हर एक इंसान के हुकूक़ की हिफाजत की है, हर एक इंसान के हक़ को महफूज किया है। दुनिया का वाहिद ऐसा मज़हब है जिसमें साहिब हैसियत के ऊपर ये फ़र्ज़ कर दिया गया है कि वो ज़रूरतमंदों के काम आए, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात भी एक मरहला हम सबके बीच में रखा है। और ज़कात की अहमियत क्या है, इसको कभी भी हमने समझने की कोशिश नहीं की। ज़कात की अहमियत और ब्याज की मनाही क्यों की गई है इस्लाम ने, आज के वीडियो में मैं आप तमाम के सामने वही बात रखने जा रहा हूँ जो आज तक हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की और कभी देखने या समझने की ज़हमत नहीं की। मैं आपके सामने आज जो स्टडी लेके आया हूँ, जो रिसर्च लेके आया हूँ, उस स्टडी और उस रिसर्च पर कभी भी मुसलमानों ने गौर व फिक्र नहीं किया। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क इस्लामिक फाइनेंस की अवेलेबिलिटी के लिए आज के दिन तक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ इस्लामिक फाइनेंस की जगह कन्वेंशनल फाइनेंस यानी ब्याज का जो सिस्टम है वो चलता है। साहूकारी प्रथा जिसे कहते हैं वो चलती है और साहूकारी प्रथा को इस्लाम ने सिरे से खारिज किया है, सख्ती से मना किया है। क्योंकि साहूकारी प्रथा वो होती है जिसमें किसी ज़रूरतमंद को साहिब हैसियत रकम देता है और बदले में उससे मोटी रकम ब्याज के तौर पे वसूल करता है, जिससे समाज में बहुत सारे नुकसान होते हैं और वो जो ज़रूरतमंद इंसान है वो और दबता कुचलता चला जाता है, जिससे कि समाज का वो तबका जिसे ऊपर उठने का मौका मिलना चाहिए था, बल्कि वो और कर्ज के बोझ के तले दब के ख़त्म होता चला जाता है। इस प्रथा को इस्लाम ने सिरे से खारिज किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ब्याज को सख्ती से मुसलमानों के लिए मना किया है। ब्याज से देना लेना दोनों के लिए मना किया है, लेकिन चूँकि यहाँ आज वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए हमें वो उलमाओं की तरफ से वो रियायत हासिल हुई है जिसमें हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए, ज़रूरत के कामों के लिए बैंकों के ज़रिए से पैसा ब्याज पे लेते हैं। आज का मेरा जो वीडियो है ज़कात और ब्याज, तो मैं आज आपको वो फ़र्क समझाने जा रहा हूँ जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं देखा, जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं सुना, ना ही जिसको आपने आज से पहले कभी आपने समझने की कोशिश की। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि चंद मुसलमान फैमिली किसी भी वो शहर की हो, मैंने एग्जांपल लिया है मेरे शहर नागपुर से और मैंने जो स्टडी जो डेटा रिसर्च किया है वो अपने शहर नागपुर का डेटा रिसर्च किया है। आप इसको किसी भी शहर में कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको किसी भी शहर की मिसाल समझ सकते हैं, क्योंकि हर जगह मामला ऐसे ही है और एक जैसे ही है। पिछले कई सालों में आप देख रहे हैं कि मुसलमानों की माली और माशरी हालत गिरती चली जा रही है, जिसकी वजह ये है कि चंद लोगों के पास पैसा बढ़ता चला गया और कुछ बाकी लोगों के पास पैसा कम होता चला गया। यही वजह है कि इस्लाम ने ज़कात के कॉन्सेप्ट को रखा है, इस्लाम ने बैतुल माल के कॉन्सेप्ट को रखा है, सदक़े के कॉन्सेप्ट को रखा है और यही वजह है जो इस्लाम ने फ़ितरा भी रखा है, ताकि जो साहिब हैसियत है वो ज़रूरतमंद तक अपनी दौलत में से, अपनी ज़रूरत से ज़ायद रकम में से पैसा निकाले और लोगों तक पहुँचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बेहतर तरीके से दुनिया को जानता था, क्योंकि बनाने वाला वही है और जानता है कि आखिर इंसान कैसे कैसे होंगे, दुनिया कैसी कैसी बदलेंगी और दुनिया में क्या क्या रिवाज आएंगे। किसी ज़माने में जब रुपया पैसा अशरफी नहीं हुआ करती थी तो बार्टर सिस्टम हुआ करता था, लोग एक दूसरे को सामान के बदले सामान देके सामान एक्सचेंज किया करते थे। फिर जैसा जैसा रुपया पैसा आया, अशरफी और सोने जेवरात का चलन आया, तब इस्लाम आया। अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में आखिरी नबी-उज़्ज़मा बनकर जब तशरीफ़ लाए और नबूवत का ऐलान किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें जो पैगामात दिए हैं उनमें से
वो पैगाम में से ही एक ये भी पैगाम है जो हम पे फ़र्ज करार दे दिया गया है, ताकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ में आ जाए कि जो साहिब हैसियत मुसलमान हैं वो ज़रूरतमंद तक अपनी दौलत में का हिस्सा निकाले और दे। क्योंकि अल्लाह ये बेहतर जानता है कि एक इंसान को अगर अपनी कमाई में का, अपनी दौलत में का हिस्सा निकाल के देने की बात कही जाए तो वो हमेशा आनाकानी करेगा, क्योंकि इंसान की फितरत है कि उसे अपनी दौलत से मोहब्बत होती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसे फ़र्ज़ करार दे दिया गया है और इस फ़र्ज़ की बुनियाद को इस तरीके से रखी है कि आपके माल और दौलत को ज़कात निकालने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक करने और साफ़ करने की बात कही है। आपकी दौलत का मैल कहा है ताकि आप उसे निकालने वक्त आनाकानी ना करें और किसी ज़रूरतमंद तक उसको पहुंचाए। तो आज ऐसी क्या वजूहत हो गई कि इस्लाम के इतने खूबसूरत अमल, इतने खूबसूरत फ़र्ज़ के बावजूद भी हम मुसलमानों में एक गैप खड़ा हो गया है। चंद लोगों के पास दौलत बहुत हो गई है और बाकी लोगों के पास दौलत कम हो गई है। जिन मज़हबों में ब्याज को हलाल और ब्याज के धंधे को, ब्याज के काम को करने की इजाज़त दी गई है, उन मज़हबों की मज़हबी किताबों में ये कभी नहीं कहा गया कि ब्याज की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए उनके मज़हबों में उनको छूट दी गई। लेकिन इस्लाम दुनिया का अकेला और वाहिद मज़हब ऐसा है जिसने ब्याज को सख्ती से मना किया और वजह यही है कि ब्याज से दुनिया में तकलीफ़ें आना है। आम इंसान और इंसानियत को तकलीफ़ होनी है, आम इंसान और इंसानियत के ख़िलाफ़ ब्याज का अमल जाना है। तो समझिए कि इस्लाम दुनिया का कितना खूबसूरत मज़हब है कि अल्लाह ने कितना प्यारा मज़हब हमें अता किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान अज़ीम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में पैदा हुए हैं और इस कॉन्सेप्ट को अमल में लाने के लिए हमें फ़र्ज़ के अंदर करार दे दिया गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बार फिर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपने अगर हमारे वीडियोज़ को देखा है इसके पहले भी या आप अभी पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सीधे आपको देखने मिल जाए। वहाँ आपको घंटी वाला बटन भी देखने मिल रहा होगा, तो वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए तो ताकि आपको तमाम वीडियो सीधे के सीधे नोटिफिकेशन के साथ देखने मिल जाए। तो आज का जो वीडियो है मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये एक रिसर्च डेटा है, डेटाबेस के आधार पर बनाया गया आज एक के वीडियो का पूरा कंटेंट है जो हर मुसलमान को देखना ज़रूरी है, हर मुसलमान को समझना ज़रूरी है और ये बात का एहसास करना ज़रूरी है कि क्यों हमारी कम्युनिटी में ज़कात निकलना कम होती जा रही है, ज़कात का रेशो क्यों कम हो गया है, जबकि हम ब्याज के रूप में जो फिगर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो इतने चौंकाने वाले फिगर है कि आप खुद सुन के दंग रह जाएंगे। तो आइए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़कात और ब्याज के बीच के फ़र्क को समझते हैं। ज़कात से होने वाले फ़ायदे उलमा इकराम हमें हमेशा बताते रहते हैं और तमाम मुसलमान जानते भी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले वीडियो में हम उस पर आपके सामने बात करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने उलमा अहले सुन्नत वल जमात के नज़रियात और दीन के फ़राइज़ को दीन की रोशनी में रखने की कोशिश करेंगे। आज जो मेरा कंपैरिजन है वो इस वीडियो में ब्याज और ज़कात के वेल्थ सिस्टम को लेकर के है, वॉल्यूम को लेकर के है। इतने बड़े वॉल्यूम में जब हम अपना पैसा ब्याज में दे रहे हैं तो ज़कात जाहिर सी बात है कम हो जाना है। तो इसके लिए मैंने जो स्टडी की है वो स्टडी में मैंने 5 लोन हेड लिए हैं, जिसमें से मैं 4 आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक लोन हेड को मैंने कम कर दिया है यहाँ से, तो 5 लोन हेड में 85,000 लोन केसेस को स्टडी किया है मैंने और 85,000 लोन केसेस के स्टडी डेटा आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। और उन 85,000 लोन केसेस की फैमिलीज़ जो है मैंने 25,000 फैमिलीज़ का काउंटिंग रखा हुआ है। तो 25,000 फैमिलीज़ की 85,000 लोन केसेस को स्टडी करने के बाद जो रिसर्च डेटा मैंने आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक बार आप इसको समझिए और गौर व फिक्र कीजिए कि क्या यही सबसे बड़ी वजह नहीं है क्या हमारी कम्युनिटी में ज़कात का पैदा नहीं हो पाना। वैसे और भी कई वजूहत हैं, लेकिन इसको भी एक सबसे बड़े वजूहत के रूप में देखा जाना चाहिए इस वीडियो को देखने और समझने के बाद में।
तो मैं जो आपके सामने बात रख रहा हूँ उसमें सबसे पहला हेड मैंने लिया है होम लोन का। आज हमारे पास में इतना सरमाया नहीं होता है कि हम अपने रहने की ज़रूरत के लिए घर ज़ाती पैसे से खरीद सके या बना सके, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसमें कि हमारे पास में हमारी इनकम से इतना सरप्लस पैसा आता हो कि हम प्रॉपर्टी जो है वो कैश इन हैंड में परचेस कर सके या बिल्ड कर सके। तो हमें किसी न किसी बैंक की तरफ जाना होता है और बैंक से सहारा लेकर के हमें अपने रहने के लिए घर ज़मीन के खरीदनी, घर का बनाने की जब ज़रूरत आती है तो हमें बैंक का सहारा लेकर के लोन लेना पड़ता है। लोन जब हम होम लोन लेते हैं तो 3 टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एक फ्लोटिंग होता है, एक फिक्स्ड होता है और एक रिड्यूसिंग होता है। तो मैंने आज जो अपने एग्जाम्पल में जो अपनी डेटा स्टडी में हेड लिया है वो रिड्यूसिंग का लिया है। लोन रिड्यूसिंग होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज़्यादा होता है, चूँकि इसका टेन्योर ज़्यादा लंबा होता है इसलिए उसका असर हमेशा फ्लैक्चुएट होता है। उस फ्लैक्चुएट असर को देखते हुए मैंने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिड्यूसिंग का हेड इसमें काउंट किया है। 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग में अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान 15 लाख रुपए का एक लोन लेता है जिसे एक मिडिल एवरेज टिकट साइज माना जाता है, कोई 25 लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 50 लेता है, कोई 10 लेता है, कोई 7 लेता है, तो मैंने एक एवरेज टिकट लिया 15 लाख रुपए का। एक आदमी अगर अपने घर बनाने के लिए लोन लेता है और ये समझता है कि भाई मैंने लोन लिया है, आगे चल के मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेंगी तो मेरी जो आज की प्रॉपर्टी वैल्यू है वो डबल और ट्रिपल हो जाएंगी, लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचता कि वो डेप्रिशिएट वैल्यू में भी जा रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट कंपोनेंट को भी कैरी कर रहा है साथ ही साथ। वो एक अलग वीडियो में मैं आपको कभी समझाऊंगा, आज जो सब्जेक्ट है उस पर बात करता हूँ। तो जब आप 15 लाख रुपए का लोन लेते हैं, कोई एक व्यक्ति 15 लाख का लोन ले और 15 साल रेगुलर बिना एक भी इंस्टॉलमेंट को डिफॉल्ट किए, उसकी इनकम इतनी है कि वो बराबर से 180 महीने 15 साल 15 लाख रुपए की ईएमआई रेगुलर चुकाता है, तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो 180 महीनों में 18,70,360 रुपये का इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड करता है। जब वो 18,70,360 रुपये का इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड करता है तो इंटरेस्ट कंपोनेंट में जब हम ये देखते हैं कि उसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी इंक्लूड होती है। तकरीबन अगर एक आदमी ने 15 साल अपनी लाइफ में घर को बनाने के लिए कर्जे को चुकाया है तो एक आदमी के पास से 15 लाख के अवर्स में लगभग 19 लाख रुपए गए हैं। अब इन 19 लाख रुपए को मैंने 5,000 होम लोन से मल्टीप्लाई किया है। 5,000 लोग जब 15 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं मान के चलता हूँ कि आज हम 2022 में चल रहे हैं, किसी ने आज से 15 साल पहले 5,000 लोगों ने लोन लिया होगा या आने वाले 15 सालों के लिए कोई लोन लेने जा रहा है, दोनों जगह से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो फिगर सेम ही रहेगा। तो ये मान के चलते हैं कि आज जो लोग या पिछले 15 सालों में जिन्होंने लोन लिया है, ऐसी 5,000 लोन केसेस को तकरीबन 19 लाख रुपए के साथ में अगर हम इंटरेस्ट कंपोनेंट में कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जैसा का वैसा ही छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो आपको तुरंत वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इंटरेस्ट अमाउंट 18,70,360 रुपये का 5,000 फैमिलीज के 5,000 लोगों के घर बनाने के लिए लिया गया। तो क्या आपने कभी सोचा है कि 15 साल में मुस्लिम कम्युनिटी ने बैंकों को सिर्फ 5,000 होम लोन के अवैज में कितना पैसा दिया है? ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। तो आइए मैं आपको बताते चलूँ, आपने 5,000 मुसलमानों ने 15 साल के होम लोन के ऊपर में रेगुलर ईएमआई पेड करने वालों ने, जिनकी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, पिनल इंटरेस्ट वगैरह लगता है, उनको ज़्यादा है, लेकिन रेगुलर ईएमआई भरने वालों ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर में सिर्फ इंटरेस्ट पेड किया है या आने वाले 15 सालों में करने जा रहे हैं, 5,000 घर बनाने के लिए मुसलमान 935 करोड़ 18 लाख रुपये का इंटरेस्ट अमाउंट आप पेड करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 935 करोड़ 18 लाख रुपये का इंटरेस्ट अमाउंट आप पेड करते हैं 15 सालों में। इतना बजट तो
70 76 सालों के अंदर में हमारे देश की सरकारों ने मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी इतना फंड कभी रिजर्व नहीं किया जितना फंड मुसलमान 5,000 घर बनाने के लिए बैंकों को रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में दे रहा है। ये हुआ होम लोन। ज़रूरी है, इसेंशियल है, लोगों को अपने रहने के लिए, अपने बच्चों के रहने के लिए बनाना है, तो ये इसेंशियल कंपोनेंट मैंने लिया हुआ है। सेकंड हेड मैंने लिया हुआ है लोन का। जब आप कोई तिजारत करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार और तिजारत के अंदर में आपको हमेशा एक्सपांशन या बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बैंक के साथ में ट्रांजेक्शन करते हैं, आप टर्म लोन लेते हैं 5 लाख रुपये का, या पर्सनल लोन लेते हैं 5 लाख रुपए का, या सीसी लिमिट लेते हैं। तो मैंने यहाँ सीसी लिमिट को ना काउंट करते हुए टर्म लोन को काउंट किया है। टर्म लोन 14%, 16%, 17% पे भी अवेलेबल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपोनेंट लिया हुआ है, क्योंकि रेपो रेट जैसा कम ज़्यादा होता है, फ्लैक्चुएट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसका फ्लैक्चुएट होता है टर्म लोन का भी। तो टर्म लोन अगर 5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति, यानी पर एक दुकानदार मुसलमान 5 लाख रुपए का लोन ले रहा है टर्म लोन, तो वो 5 लाख रुपए का टर्म लोन मैंने जब कैलकुलेट किया है 48 महीनों के लिए, कि 4 साल की ईएमआई के ऊपर में टर्म लोन आपने लिया है, जिसमें आपको 5 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट तो लौटाना ही लौटाना है, साथ में 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट से रेगुलर ईएमआई पेड करते हुए आप जो अमाउंट देते हैं वो होता है 3,72,500 रुपये का इंटरेस्ट। 5 लाख के ऊपर में आपने तकरीबन 3.25 लाख रुपया ब्याज दिया है। एक आदमी अगर ये 3.25 लाख रुपया ब्याज दे रहा है, एक मुसलमान, तो बात एक आदमी पर आके ठहर जाती है। लेकिन जब हम इसको 10,000 लोन केसेस पे कैलकुलेट करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि नागपुर शहर जैसी पॉपुलेशन के अंदर में 10,000 मुस्लिम बिजनेसमैन का नंबर जो है वो एक छोटा नंबर है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी होने की वजह से ज़्यादातर बिजनेस में को एक्सपेंशन करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह यह है कि हमने बैतुल माल खड़े ही नहीं किए। अगर हम बैतुल माल खड़े करते, हम ज़कात बैंक खड़े करते, तो हमें बैंकों से बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन लेने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, जबकि इस्लाम ने हमको बैतुल माल और ज़कात फंड, ज़कात बैंक का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ज़कात बैंक नहीं होने की वजह से ये जो 10,000 लोग 3,72,500 रुपया 4 साल में इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो इस इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन 10,000 लोगों पे जाता है वो आता है 372 करोड़ 50 लाख रुपये का। सही सुना आपने, 372 करोड़ 50 लाख रुपये 4 साल में 10,000 मुसलमान दुकानदार ब्याज दे रहे हैं 5 लाख रुपए के टर्म लोन का। वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत काम की बात है। इससे पहले आपको कभी ये काम की बात देखने, समझने, सुनने नहीं मिली है, इसीलिए इसे बिला शुबा आखिर तक देखें ताकि समझ पाए ज़कात मुसलमानों के यहाँ से गायब कहाँ हो गई है। उससे आगे बढ़ते हैं हम। अक्सर व बेशतर हम व्हीकल फाइनेंस करते हैं। कोई 10 लाख की कार लेता है, कोई 8 लाख की, कोई 5 लाख की, कोई 15 लाख की। मैंने ऑन एन एवरेज टिकट साइज लोवेस्ट लाइन पे जाकर के जब देखा तो 3 लाख रुपये का एवरेज टिकट साइज निकाला मैंने। 3 लाख रुपए के एवरेज टिकट साइज में जब हम ये देखते हैं कि 36 महीने की इंस्टॉलमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, किसी का ज़्यादा है 10, 20, 25, 30 लाख रुपए की भी कारें होती है और मुसलमान खरीदते भी है। उसमें कमर्शियल व्हीकल्स भी आ गए, जैसा वो टाटा एस वगैरह हो गया, ट्रक हो गया, मिनी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ हो गई, वो भी आ गई इसमें। तो हम 3 लाख रुपये के प्रिंसिपल अमाउंट को जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट में हम 36 महीनों में फिर अगेन 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूसिंग पे भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 36 महीनों में 90,446 रुपये रेगुलर ईएमआई भरने वाले का इंटरेस्ट जाना है। अब चूँकि पॉपुलेशन है, इजीली फाइनेंस अवेलेबल है, डाउन पेमेंट कम है, तो लोग ज़्यादातर गाड़ियाँ परचेस करते ही है, स्टैटिक सिंबल्स के नाते या अपने स्टेटस के हिसाब से दिखाने के लिए या इस्तेमाल के लिए, जो भी समझे वो एक अलग मैटर है, हम खरीदते हैं।
तो 20,000 मुसलमानों के पास अगर गाड़ियां हैं, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स भी हो गई, ऑटो भी हो सकता है, जिसमें टाटा एस भी हो सकता है, ट्रक भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, हम इन तमाम मोटर व्हीकल्स फाइनेंस के ऊपर में, मोटर फाइनेंस के ऊपर में अगर हम देखते हैं, 3 लाख रुपए का एवरेज टिकट साइज हमने लिया इसमें, और सिर्फ 20,000 व्हीकल की अगर मैं बात करूं तो मात्र 36 महीने या 3 साल में हम कितना अमाउंट पेड करते हैं इंटरेस्ट में, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये अमाउंट होता है 180 करोड़ 90,92,000 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 181 करोड़ रुपया 3 साल में 20,000 गाड़ी धारक मुसलमान ब्याज भर रहा है। इसीलिए आपकी ज़कात कम हो रही है। ज़कात कम होने के पीछे कई वजूहात में से एक वजह भी ये भी है। ज़कात कम क्यों हो रही है, आपके जहन में ये सवाल आएगा, मैं आपको उसका भी जवाब देते हुए आगे चल रहा हूँ। इस वीडियो में कंप्लीट बात बताने जा रहा हूँ कि क्यों हमारी ज़कात कम हो रही है और ज़कात के बदले हम जो ब्याज भर रहे हैं उससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है। और इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है, इसीलिए इस्लाम ने ब्याज को मना किया है, ज़कात को लागू किया है, ताकि उस पैसे से कम्युनिटी का डेवलपमेंट किया जा सके। ज़कात इसलिए नहीं है कि आप शो के लिए दे, शाबाशी के लिए दे या दिखावे के लिए दे, बल्कि ज़कात का मतलब है रिफॉर्मेशन करना, रीडेवलपमेंट करना। जो आज गरीब है उसको डेवलप करके आने वाले वक्त में वो ज़कात देने के लायक बन जाए, ताकि वो जब ज़कात दे तो किसी दूसरे मुसलमान गरीब की ज़रूरत को पूरा कर सके। ज़कात का कॉन्सेप्ट ये है। तो आइए आगे हम चौथे हेड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इसमें गोल्ड लोन को छोड़ दिया है। चौथा हेड है पिग्मी लोन। डेली कलेक्शन सोसाइटियाँ, पिग्मी सोसाइटियाँ, जिसमें मुश्किल से एक आध मुसलमान की कोई सोसाइटी आपको देखने मिलेंगी, अदरवाइज 100% नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की ये पिग्मी डेली कलेक्शन सोसाइटियाँ होती है, जिनका एजेंट आपकी दुकान पे आता है। 100, 200, 300 हर दुकानदार अपने अपने हिसाब से इसको चलाता है, अपने काउंटर की कैपेसिटी के हिसाब से चलाता है। उसके अगेंस्ट में वो छोटे छोटे लोन बोरो करता है, 50,000, 50,000, 50,000 ऐसा करके लोन बोरो करता है, क्योंकि उनकी लिमिट 30 और 50,000 के बीच में सोसाइटी वाले रखते हैं। तो आप देखिए कि ये जो दुकानदार है, चाहे वो पांठेला चला रहा हो, चाय की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, होटल हो, छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, जिसका गल्ला अगर 1,000 रुपये रोज़ का भी है तो उसके भी उसके दुकान में एक पिग्मी सोसाइटी का 1 या 2 बुक मिलेंगी आपको, और जिसकी 1 लाख का काउंटर है उसकी दुकान में भी मिलेगा ही मिलेगा। तो ये पिग्मी सोसाइटियाँ सारी की सारी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की होती है, जिसमें हम मुसलमान अपना डेली कलेक्शन का पैसा देकर अपने ही पैसे को वापस ब्याज पे हम उठाते हैं। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सोसाइटियाँ हमसे चार्ज करती है वो वेरी करता है, अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन अक्सर और बेशतर ये 22, 24, 28, 36, 30% पे जाता है। तो मैंने इसका लोएस्ट रेट रखा, काउंट किया है 22% का, 24, 36, 48% का नहीं लिया हुआ है। हम ये सोचते हैं कि भाई डेली के डेली हमारा पैसा चला जा रहा है, आसानी हो जा रही है देने में, इसलिए लेने में हर्जा नहीं है। लेकिन लेने में क्यों हर्जा है और क्या नुकसान है, उसको फिर कभी किसी और वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आज ज़कात क्यों हमारी पैदा नहीं हो पा रही, ज़कात क्यों घट रही है, उसकी वजह पे हम बात कर रहे हैं। तो हमने ये 50,000 पिग्मी लोन्स को 50,000 के टिकट साइज पे कैलकुलेट जब किया तो मैंने ये पाया कि 36 महीने की इंस्टॉलमेंट में ये अगर कोई 50,000 का लोन रिपे कर रहा है 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 18,743 रुपये वो इंटरेस्ट कंपोनेंट में पेड करता है। अब ये 18,743 रुपये का इंटरेस्ट कंपोनेंट 50,000 लोन के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 131 करोड़ 21,05,000 रुपये का 50,000 रुपये का ये फिगर बनता है। 131 करोड़ 21,50,000 रुपये का ये फिगर बनता है। तो आपने ये देखा इस वीडियो में कि 5,000 मुसलमान भाई अगर अपने घर बनाने के लिए 15 लाख का लोन ले रहे हैं तो वो 15 साल में 950 करोड़ रुपया बैंकों को ब्याज के रूप में दे रहे हैं। 5 लाख रुपए का लोन बिजनेस को डेवलप करने के लिए अगर ले रहे हैं तो हम 10,000 मुसलमान भाई लोग 450 करोड़ रुपया
ब्याज दे रहे हैं सिर्फ 4 साल में। हम 3 लाख रुपए के एवरेज टिकट साइज में गाड़ी खरीद रहे हैं, छोटी बड़ी कोई भी गाड़ी कमर्शियल हो चाहे वो पर्सनल यूज़ की हो, तो 3 लाख रुपए के छोटे से अमाउंट पे 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 36 महीने की भी अगर आप EMI लेके चल रहे हैं तो 20,000 मुसलमान तकरीबन 181 करोड़ रुपए का ब्याज भर दे रहा है 36 महीनों में। वैसे ही 50,000 रुपये का डेली कलेक्शन लोन आप जब उठा रहे हैं तो 50,000 के डेली कलेक्शन लोन में आप 36 महीने में तकरीबन 19,000 के आसपास में ब्याज भर रहे हो, और 50,000 मुसलमान हर 36 महीने का अगर कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाते चले तो 50,000 मुसलमान 50,000 के लोन के ऊपर में 131 करोड़ 21 लाख 50,000 रुपये का ब्याज भरता है। तो आइए इन पूरे हेड्स को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरे हेड को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं और इसका एवरेज जब मैंने निकाला है तो एवरेज आप देखकर सुनकर दंग रह जाएंगे कि जब सिर्फ 25,000 मुसलमान परिवार इन 85,000 लोन केसेस के अंदर साल का जो ब्याज भर रहा है, इसका सबका एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 18% से अंदर, यानी एनुअल 18% का मतलब हुआ साल का सिर्फ और सिर्फ 1.5%। एक एवरेज टिकट साइज भी अगर हम लेके चलते हैं तो वैसे 1.5 से भी कम आता है, लेकिन मैं एक एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो 1.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर में आप जो है हर साल 244 करोड़ 44 लाख 89,666 रुपये 25,000 मुसलमान तकरीबन 245 करोड़ रुपया सालाना ब्याज भर रहा है। अब आप पूरे वीडियो के निष्कर्ष पे आइए, इस पूरी रिसर्च के आखिर पे पहुंचिए, इस पूरी रिसर्च को समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरी रिसर्च आपको क्या बता रही, क्या सीख दे रही है और क्या समझा रही है। तो ये पूरी रिसर्च आपको जो बता रही है, जो सीख दे रही है, जो समझा रही है, उसको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अगर ये 25,000 मुसलमान इन 85,000 लोन केसेस के अंदर 1.5% महीने से कम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पेड कर रहे हैं उस पे तकरीबन सालाना 250 करोड़ रुपया ब्याज बैंकों को दे रहे हैं, जो बैंक मुसलमानों की नहीं है। ये सारी के सारी नॉन मुस्लिम लोगों की बैंक है। ये सारा पैसा मुसलमानों की मेहनत की कमाई से निकल के नॉन मुस्लिम के पास जाता है, उनके इन्वेस्टर्स के पास जाता है। तो मुसलमान ज़कात बैंक कब बनाएंगे, ज़कात फंड कब बनाएंगे, मुसलमान कब तक सोया रहेगा आंख बंद करके? बैतुल माल क्यों नहीं बना रहे हम, जबकि बैतुल माल का कॉन्सेप्ट आपके पास है। जब आपके पास बैतुल माल होगा तो होम लोन की जगह आप प्रिंसिपल अमाउंट मुसलमान भाई को मदद कर पाएंगे। आपके पास बैंक होगा, जब बैतुल माल होगा आपके पास में, ज़कात बैंक होंगी, ज़कात फंड होगा आपके पास में, तो आप अपने मुसलमान भाई को आगे बिजनेस को डेवलप करने के लिए ये 5 लाख रुपए का अमाउंट दे पाएंगे, ज़रूरत की गाड़ी खरीदने के लिए पैसा दे पाएंगे। आप पिग्मी सोसाइटियों की जगह में रिप्लेस कर पाएंगे ज़कात फंड से अपने मुसलमान भाई को डेवलप करने के लिए। तो आइए अब आखिर में उस चीज़ पे मैं आपको लेके चलूँ कि ज़कात जो है आपके माल का साल में एक बार सिर्फ 2.5% है। अब 18% में जब आप 250 करोड़ रुपया 25,000 मुसलमान परिवार अमाउंट, आप समझिए 250 करोड़, इतना तो पूरे स्टेट का माइनॉरिटी बजट नहीं रहता जितना सिर्फ नागपुर शहर के 25,000 मुसलमान ब्याज दे रहे हैं, ब्याज भर रहे हैं। इतना तो पूरे स्टेट में माइनॉरिटी का बजट नहीं है। तो पूरे स्टेट के मुसलमान और पूरे देश के मुसलमानों का कैलकुलेशन अगर लगाया जाए तो इंडिया की इकोनॉमी कम पड़ जाएंगी। इतनी बड़ी ज़कात प्लेटफॉर्म आपके पास में मौजूद है। एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा अगर आपने तरीके से ज़कात को निकाला। एक भी मुसलमान ज़रूरतमंद नहीं रहेगा अगर आपने तरीके से ज़कात का इस्तेमाल किया। समझ में आया आपके कि 250 करोड़ रुपया सालाना आप ब्याज भर रहे हैं, तो 2.5% के हिसाब से ज़कात कितनी है आपकी?
सुन हो गए आप, सुन हो गए हैं, वीडियो देखते देखते सुन हो गए, या तो आपके दिल में ख्याल आया शाकिर भाई ने क्या कैलकुलेशन दे दी है भाई ये हमारे सामने, कहाँ से ला लिए फिगर। तो मैंने स्टैटिक्स आपके सामने रखा है, आपको ये पूरा डेटा मेरे वेबसाइट inqilabsamachar.com पे भी पढ़ने मिल जाएगा, इस यूट्यूब चैनल में आपको पूरे फिगर्स देखने मिल जाएंगे। अब सोचना आपको है, बहुत सिंपल सा, बहुत बड़ा बैंक बनाने की कोशिश मत कीजिए, बहुत बड़ा बैतुल-माल बनाने की कोशिश मत कीजिए। जिस महल्ले में आप रह रहे हैं उस महल्ले के अतराफ में जो आपके 500 मुक्तदी जिस मस्जिद में है आपके, और हर मस्जिद में कम से कम 500 मुक्तदी है ही है जो नमाजी आ रहे हैं आपके, तो उसी महल्ले की ज़कात को आप कलेक्ट करके उसी महल्ले के ज़रूरतमंद की ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। पहला स्टेप तो ये उठाइए। अगले वीडियो में मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताने जाऊंगा, और भी कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है ज़कात फंड्स के, उनके बारे में बताने जाऊंगा जहां आप अपनी ज़कात को शेयर करके ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। लेकिन पहली जिम्मेदारी आपके ज़कात की, आपके रिश्तेदार की और आपके पड़ोसी की है आपके ऊपर में। तो आपकी ज़कात सबसे पहले निकल के आपके रिश्तेदार को जानी चाहिए, आपके पड़ोस को जानी चाहिए। अब वो कौन होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे, वो किन लोगों को मुस्तहिक माना जाएगा, किन को ज़कात दी जाएंगी, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो उसको देखने समझने के बाद में आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि हमें ज़कात किन को देना चाहिए, कौन साहिब हैसियत कब ज़कात का मुस्तहिक हो जाता है और कौन ज़कात के लिए लगातार मुस्तहिक रहता है, इसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बात मैं आखिर में बोलते हुए चलूँ कि जैसा कि पूरे देश भर के यूपी, बिहार और झारखंड से लोग निकलते हैं ज़कात की रसीदें लेकर के, हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो गलत भी हो, तो मेजॉरिटी ऑफ मनी आपका डिस्ट्रीब्यूशन में जो जा रहा है, तो ये यूपी, बिहार और झारखंड से आने वाले जो लोग रसीद लेकर आपके पास आते हैं मस्जिद, मदरसे के नाम पर और भी दीगर चीज़ों के नाम पर में ज़कात का पैसा ले जाने के लिए, तो आप सबसे पहले उस लाइन को कट कीजिए। अगर वाकई में वहाँ ज़रूरत भी है तो वहाँ के मुकामी लोगों से वो ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आपके ज़कात की ज़रूरत आपके किसी करीबी रिश्तेदार को है, आपके ज़कात की ज़रूरत आपके किसी पड़ोस को है, आपके पड़ोस में, आपके महल्ले में रहने वालों को है। तो मस्जिद कमेटियों में, मस्जिद लेवल पे ही अगर आपने छोटे छोटे ज़कात बैंक बना लिए तो भी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप आप खड़ा कर पाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हो सकता है कि मेरी बात कई लोगों को एतराज़ की लगेगी भी, हो सकता है कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, और हो सकता है कि कई लोग इसका रिवर्स कैलकुलेशन की भी बात करेंगे। तो सबको आज़ादी है अपने अपने ख्याल की, सबको आज़ादी है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी कम्युनिटी को क्या इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर सकता हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जिसका मैदान हशर में मुझे जवाब देना है। वो सलाहियत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ में दी है, उस सलाहियत की बुनियाद पे आज का वीडियो मैंने आपके सामने बनाया। एक डेटा स्टडी, डेटा रिसर्च आपके सामने मैंने रखा है। आप सबसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, समझे और भी लोगों को समझाने के लिए एक दूसरे के साथ शेयर करें, और इनकलाब समाचार के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इतनी आपसे मेरी दरख्वास्त है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।